हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले एक नए फोरम के बारे में जो कि अभी रिसेंटली सेटअप किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों सेटअप हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस बोलूँगा कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू थिंक कोई और कंटेंट या रिक्वायरमेंट, कोई सी और इशू पे वीडियो की रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम उस पे नए वीडियोस बना सकें। ऑलराइट, सो अब मैं स्टार्ट करूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को हम दो पर्सपेक्टिव देखेंगे। एक तो ये हमारे करंट अफेयर का भी पार्ट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है जो भी हमारे रिस्पेक्टिव एग्जाम्स होने वाले हैं इस साल या नियर अबाउट अगले साल। एंड उसके साथ साथ स्टैटिक पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं हम ये जानते हैं। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को, फोरम को सेटअप करने के पीछे रीज़न क्या क्या है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन या फोरम को इस्टेब्लिश करने से पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो काफ़ी कंसर्न थी। स्लेवरी आप समझते होंगे, स्लेवरी एक एविल जो प्रैक्टिस है, सोशल प्रैक्टिस है, वो अभी भी वर्ल्ड के कुछ रीजन में एक्टिव है। एंड जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस पर काफ़ी कंसर्न थी कि स्लेवरी जो है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है एंड ये अफ्रीकन कम्युनिटी में वाइडली प्रैक्टिस हो रही है। और जो डॉक्यूमेंट, जो एविडेंसेस, जो एनालिसिस जो हुए थे इस रिगार्डिंग, उस पर उसको देखने के बाद ये काफ़ी रिग्रेट हुआ था इंटरनेशनल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे कि अभी भी जो स्लेवरी की प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूड है। और स्लेवरी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, स्लेवरी जो है वो एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी क्राइम है। नॉट जस्ट लॉ बट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी क्राइम है। ऑलराइट, तो ये जो स्लेवरी का जो प्रैक्टिस है, जो ये चीज़ प्रॉब्लम्स है, ये अफ्रीका के जो पूरेस्ट और मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है इनमें ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ऑलराइट, और वो ऐसे लोग हैं जिनको लिमिटेड एक्सेस है क्वालिटी एजुकेशन का, जो एजुकेशन से जो उनको लिमिटेड एजुकेशन क्वालिटी मिलती है। और कुछ लोग को इवन वो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती, इवन कुछ लोग को एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है। देन एजुकेशन के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अफ्रीका कम्युनिटी में जो लोग फेस करते हैं वो ये होता है कि हेल्थ सर्विसेज, उनको उनको मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज जो कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में मॉडर्न सर्विसेज दी जाती है, वो सर्विसेज जो है अभी उनको नहीं मिल पाती। सो इसकी वजह से उनका जो बैकवर्डनेस है वो अभी तक कंटिन्यू होता आ रहा है। ऑलराइट, सो अब एजुकेशन, हेल्थ सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो उनका जो सोशल सिक्योरिटी है वो काफ़ी थ्रेटेंड रहता है। ऑलराइट, कोई भी उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस चीज़ को इन पॉइंट्स पे ये डिस्कशन यूनाइटेड नेशन में हुआ। एंड उसके साथ साथ जो अफ्रीकन कम्युनिटी है, जो उनके साथ रेसिज्म, जैसा कि आप जानते हैं रेसिज्म हमेशा होते रहता है हर इंसिडेंट में। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट में जॉर्ज फ्लॉयड नाम का जो पर्सन था उसको मार, वहाँ पे उसका मर्डर हो गया था। एंड वहाँ पे रेसिज्म को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। राइट, सो वहाँ पे इन कंसर्न्स को लेकर के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन हुआ और उनको ये रिकॉग्नाइज किया गया कि जो अफ्रीकन कम्युनिटी है, जो ब्लैक पीपल है, उनके साथ या किसी भी कम्युनिटी, रेसिज्म इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ब्लैक पीपल, कहीं कहीं वाइट पीपल के साथ भी होता है। तो क्या होता है कि बट यहाँ पर हम फोकस्ड है अफ्रीकन पीपल के लिए, तो उनको हाई रेट ऑफ पुलिस वायलेंस भी फेस करना पड़ता है। और सो अब इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए सेटअप किया गया ताकि ये जो है जेनेवा के जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो जेनेवा बेस्ड है, वो उसके साथ मिल करके अफ्रीकन पीपल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ इसमें वर्क हो सके। राइट, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रेजोल्यूशन था वो अगस्त 2021 में पास किया गया। और ये रेजोल्यूशन 193 मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स ने रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, मतलब कि अग्री किया। राइट, सो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव जो आपसे पूछा जा सकता है कि इस स्ट्रक्चर फोरम का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले इस बॉडी में 10 मेंबर्स होंगे, जो कि 5 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे जनरल असेंबली से, सारे रीजन से मिला के एक 5 मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। और जो 5 मेंबर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा। ठीक है, बस हालांकि वो रिकमेंडेशन लिया जाएगा जो अफ्रीका के जो एनजीओज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे रिकमेंडेशन लिया जाएगा कि ह्यूमन राइट काउंसिल में किन 5 लोग को आप चाहते हैं कि परमानेंट फोरम ऑफ अफ्रीकन डिसेंट में अपॉइंट किया जाए। तो ये दोनों मिला करके 10 लोग की मेंबर बॉडी ये बनाई जाएगी। देन अब
ये एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि इस फोरम का जो पहला सेशन है वो कब होगा, तो वो होगा 2022 में, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसके साथ से बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन जो पॉसिबली ये बन सकते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने, उनके चैलेंजेस को ओवरलुक करने के लिए इस सेटअप किया गया। तो ये पॉसिबल एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है तो साल में एक ऐसा इंटरनेशनल डे भी है जिसको हम इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से मनाते हैं। तो बेसिकली ये कब मनाया जाता है, तो दैट आंसर विल बी 21 मार्च, राइट। और इसके साथ साथ इस फोरम को जो इस्टेब्लिश किया गया है वो ये यूएन जो है वो हर एक 10 साल को एक पर्टिकुलर नाम से डिक्लेयर करता है। तो ये जो पीरियड चल रहा है जिसमें 2021, तो 2015 से लेकर 2024 का जो पीरियड है वो डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा कि इंटरनेशनल डे डिकेड फॉर पीपुल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। मतलब कि ये जो डिकेड है वो बेसिकली फोकस रहेगा कि अफ्रीकन डिसेंट के जो पीपल उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी जो बेसिक सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने के लिए, तो ये पूरा डिकेड जो है उनके लिए डिवोटेड रहेगा। ऑलराइट, तो इसके लिए काम किया जाएगा। दैट इज़ वाई इस चीज़ से मोटिवेटेड होते हुए इस बॉडी को सेटअप किया गया कि इसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि जो अफ्रीकन कम्युनिटी में जो स्लेव की प्रैक्टिस है, जो एजुकेशन, हेल्थ प्रॉब्लम जो इश्यूज है, तो उनको वो चीज़ें, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ऑलराइट, देन अब इसके फंक्शनिंग क्या है। बेसिकली इस फोरम को जो प्रोवाइड किया गया, बनाया गया है ताकि इस पे एक्सपर्ट एडवाइस दिया जा सके कि कैसे रेसिज्म के चैलेंज को ख़त्म करना है। ऑलराइट, देन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि वही चीज़ है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म करना। देन जेनोफोबिया, जेनोफोबिया मतलब होता है कि फॉरेनर्स के लिए जो हेट्रेड होता है मन में, तो वो चीज़ उसको जेनोफोबिया कहते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, ब्लैक के मन में वाइट के लिए हो सकता है, वाइट के मन में ब्लैक के लिए हो सकता है। तो वो इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू ब्लैक एंड वाइट, वो हर जगह रीजन वाइज भी हो सकता है जेनोफोबिया। ऑलराइट, तो जेनोफोबिया के जो लिए जो चैलेंजेस है, तो इसके लिए कभी कभी वायलेंस भी हो जाता है कि लोग चाहते हैं कि बाहर के लोग हमारे साथ ना बसे, तो इसके लिए वायलेंस भी होता है। तो इस सब चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए और पीस कैसे सेटअप किया जाए। ऑलराइट, और जो इनटॉलरेंस है पीपल में, लोगों में रेसिज्म को लेकर के या जेनोफोबिया को लेकर के, तो वो कैसे एंड किया जाए। ऑलराइट, देन इसके साथ साथ जो अगला इनिशिएटिव है वो ये होगा कि ताकि इनके सिक्योरिटी और क्वालिटी, जो इनके जो लाइफस्टाइल है, इनके लिवलीहुड है, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सके, ताकि ये एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज को अगर ये पाएंगे तो अपने लाइवलीहुड में और ग्रोथ करेंगे, और इनका जो स्टैंडर्ड होगा वो सेटअप होगा, और ये धीरे धीरे डेवलप कंट्री में धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो फोरम स्टैब्लिश किया गया, ये फोरम जो है बेसिकली इंस्पायर्ड है डर्बन डिक्लेरेशन से, क्योंकि डर्बन डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुआ था 2000 के करीब, 2001 में, एंड उसको पूरा नाम था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। उसको डर्बन कॉन्फ्रेंस भी बोलते थे, या डर्बन डिक्लेरेशन भी। तो उस डिक्लेरेशन के एक कह सकते हैं कॉन्टिन्यूएंस में इस बॉडी को सेटअप किया गया है। हालांकि वो जो डर्बन डिक्लेरेशन था वो 2001 में साइन हुआ था, उसके 20 साल बाद अब जा करके इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। और तो ये डर्बन डिक्लेरेशन से बेसिकली इंस्पायर्ड है। एंड इसके साथ साथ अब इसका काम क्या होगा, जैसे मैं आपको बताया कि प्रोवाइड रिकमेंडेशन भेजेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को कि कैसे रेसिज्म को क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है, और फुल पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होगा उनका, अफ्रीकन कम्युनिटी का इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होगा, सोशल इंक्लूजन जो होगा मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, वो किया जा सके। राइट, देन इसके साथ साथ अवेयरनेस और बढ़ाया जाएगा कि जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, जो फंड्स हैं, प्रोग्राम है, उसके लिए कौन कौन सी एजेंसीज़ वर्क कर रही हैं, कौन कौन से फंड्स इस्टेब्लिश हैं उनके ग्रोथ के लिए, प्रोग्राम्स कौन कौन से उनके लिए शुरू किया जाए, उनको इसकी नॉलेज दी जाए। तो इन सब को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, और ऑफर एडवाइस जो है बेसिकली वो भी दी जाएगी, ताकि इनके जो मैटर्स है, जो उनके प्रोटेक्शन को लेकर के, इनकी सोशल सिक्योरिटी, देन प्रमोशन, मतलब कि इनके डेवलपमेंट के लिए, और इनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि स्लेवरी की वजह से ह्यूमन राइट्स से वॉलेट होता है, तो उन ह्यूमन राइट्स की एक प्रॉपर कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट को इंकरेज किया जा सके। ऑलराइट, तो ये चीज़ इनकी ये ऑब्जेक्टिव है इसका। एंड इसके साथ साथ अब इनका मैंडेट जो है वो बेसिकली है कि जैसा मैं आपको बताया कि पूरा इनका डेवलपमेंट होना चाहिए अफ्रीकन कम्युनिटी में, एंड जो साथ साथ इनकी प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, वो एड्रेस किए जाना ज़रूरी है। तो इस बॉडी को
मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग इस बॉडी का सेटअप होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक ऐसी बॉडी में भी हो सकती है, बट बहुत एक स्पेसिफिक बॉडी जो कि इनकी इश्यूज़ को एड्रेस करे, इनकी इश्यूज़ पे फोकस्ड रहे, उसकी ज़रूरत है। और ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि जेनेवा बेस्ड है, उसके साथ अगर ये कोलैबोरेशन करके वर्क करेंगे तो एक कोहेरेंसी जो है वो डेवलप होगी बिटवीन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और एक कोहेरेंसी का किसी भी इशू को ख़त्म करने के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्सपेक्टिव से इस ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एंड ये सब चीज़ें इतने सारे पॉइंट्स जो है वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सफिशिएंट है। एंड with this we would like to conclude this session, and this we can let us know if there any other topic जिसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना सके, and till that time we would like to end this session. All right, thank you.